अर्थशास्त्र विषय की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। हम निर्धनता के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब निर्धनता के बारे में आज हम आगे चलते हैं। तो निर्धनता का वर्गीकरण, यानी निर्धनता को कितने भागों में बांटते हैं। तो निर्धनता के वर्गीकरण की कई विधियां हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भी भेद कर सकते हैं, यानी जो हमेशा ही निर्धन रहा है और जो सामान्यतः निर्धन है। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है। उदाहरण अनियमित मजदूर, यानी कभी मजदूरी मिल जाती है बच्चों, कभी नहीं मिलती, तो उसमें आ जाते हैं सामान्य निर्धन। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग के नाम देते हैं, यानी जो सदा निर्धन रहते हैं, कोई रोजगार ही नहीं होता या इनको कभी कभी मिलता है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए बच्चों, निर्धन और सामान्य निर्धन को, तो चिरकालिक निर्धन वर्ग नाम देते हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है। उदाहरण ले लें, छोटे किसान और मौसमी मजदूर, यानी मौसमी मजदूर को किसी कार्य विशेष होने पर ही तो मजदूरी मिल जाती है, बाकी नहीं मिलती। तथा यदा कदा निर्धन, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, तो उन्हें अल्पकालीन निर्धन कहते हैं। यानी किसान को फसल अच्छी हो जाए तो वह निर्धन नहीं है बच्चों, और अगर फसल नष्ट हो जाए तो वह अल्पकालीन निर्धन बन जाता है। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन कहते हैं, यानी जो अपने खान पान के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए साधन उनके पास होते हैं, उनको गैर निर्धन कहते हैं बच्चों। अब आता है बच्चों निर्धनता रेखा। आइए अब आपका परीक्षण करें कि निर्धनता रेखा कैसे निर्धारित होती है। निर्धनता मापने की कई विधियां होती हैं। एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान, यानी प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने की विधि है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों, निर्धनता रेखा की कौन गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो इसके लिए कैलोरी बताया है कि न्यूनतम कैलोरी जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, और कितनी मिलनी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण व्यक्ति की 2400, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करता है, और शहरी व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए कम से कम। इससे कम मिलने वाला व्यक्ति गरीब या निर्धन रेखा से नीचे जाता है। न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। वर्ष 99-2000 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में, और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कैलोरी को अगर अपन रुपये में देखें तो 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कमा रहा है, इससे कम है तो वह निर्धन रेखा से नीचे है। और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए 454 रुपये निर्धारित है बच्चों। एक व्यक्ति पे, घर में 5 व्यक्ति हैं तो 5 से गुणा कर लें, 10 है तो 10 से कर लें, और प्रति माह के रूप में ये बच्चों। यह भी हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को परिवार की आय के घोतक के रूप में प्रयोग करती है। पर क्या आप इस विधि से देश में निर्धन परिवारों की पहचान का उपयुक्त तरीका मानेंगे? अनेक विद्वानों का मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और अति निर्धन और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता है बच्चों। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय को आय का प्रतीक मानती है। पर अर्थशास्त्रियों का इस बात पर भी आपत्ति है। उसके अनुसार सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों के समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है, पर उसकी पहचान नहीं हो पाती कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है बच्चों। यानी सरकार ये तो तय कर देगी बच्चों निर्धन रेखा कौन है, कैलोरी 2400 और 2100, तो किसी को 2200 मिल रही है, किसी को 2000 मिल रही है, किसी को 800 मिल रही है, किसी को मिल ही नहीं रही। तो इस प्रकार की अर्थशास्त्रियों का मतभेद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग से इनका विभाजन हो कि किस व्यक्ति को कितनी मिल रही है और कितना नहीं। आय और संपत्ति के स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता जो निर्धनता को जन्म देकर उसे निरंतर बनाए रखती हैं, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव। तो देखिए बच्चों,
हम इतने सालों से गरीबी से लड़ रहे हैं, निर्धनता से लड़ रहे हैं, लेकिन वो दूर नहीं हो रही। इसका कारण है कि हमने इनके कारणों को पहचाने और उन कारणों को दूर करें, जैसे निरक्षरता, अस्वस्थता, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति काम करने का मन नहीं करता बच्चों। स्वास्थ्य ठीक होगा तभी वो काम करेगा। संसाधन उपलब्ध नहीं है तो वह व्यक्ति कार्य नहीं करता, या राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव है, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार आ जाती हैं, तो व्यक्ति चिरकाल तक निर्धन बना रहता है बच्चों। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। इसमें ये बातें अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है और क्या कर सकता है, अर्थात अधिक स्वस्थ, सुपोषित तथा ज्ञान संपन्न हो तो सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। देखिए बच्चों, एक शिक्षित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति, संपन्न जो व्यक्ति है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वो अधिक कार्य करेगा और वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का प्रयास करेगा। यानी जिसका स्वास्थ्य ठीक होगा वो ज़्यादा व्यक्ति अधिक मेहनत करेगा, और जिसका स्वास्थ्य खराब है वो मेहनत नहीं करना चाहेगा बच्चों। तो इसलिए सामाजिक और स्वास्थ्य और सुपोषित होना चाहिए बच्चों। विकास का अर्थ होगा कि व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता से हटाया जाए, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाई जाए। यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की उच्च दर, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में निर्धनता के स्तर में काफ़ी कमी की है, किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के इन दावे पर संदेह है। उनका मत है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं को उपभोग समूह में रखा जाता है, शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या में भी हेराफेरी हो जाती है। यानी आंकड़े इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चों कि सही आंकड़े हमारे पास आ ही नहीं पाते। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया, जिसे सेन सूचकांक का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। इनके विषय में आप आगे अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों गहराई से। तो निर्धनता के बारे में विभिन्न ग्राफ, विभिन्न सूचकांक निर्धारित किए गए हैं। अब आता है बच्चों भारत में निर्धनों की संख्या। जब निर्धनों की संख्या का अनुपात निर्धन रेखा से नीचे जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। आप संभवतः भारत में बसे निर्धनों की कुल संख्या जानना चाहेंगे। वे कहाँ रहते हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या या अनुपात में कोई कमी आई है या नहीं। जब इस प्रकार की तुलनात्मक सामान्यतः अनुपातों और प्रतिशत के रूप में करते हैं, तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रांतों के समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। कि यानी हम ये देखना चाहेंगे बच्चों कि कितने गरीब हैं, किस प्रकार से उनका जीवन यापन होता है, किस संख्या में उनका अनुपात है, उसमें निरंतर वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो इसका कारण क्या रहा है। निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े की योजना आयोग उपलब्ध कराता है बच्चों। ये आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं। यानी आपको ध्यान रखना है बच्चों, कौन तय करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। किसके आधार पर करता है बच्चों? उपभोग व्यय के आधार पर आंकड़े एकत्रित करता है। 1973-2000 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या में उनका अनुपात दर्शाया गया है। वर्ष 73-74 में देश में 321 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे थे। यह संख्या कम होकर 1999-2000 में 260 मिलियन रह गई। अनुपातिक दृष्टि से 73-74 में कुल जनसंख्या का 55% जनसंख्या निर्धन रेखा के नीचे था। यह अनुपात 99-2000 में गिरकर 26% रह गया और 73-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे, जो 99-2000 में 75% हो गए। इसका अर्थ है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गांवों में ही बसे हैं। इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता
अब शहरों की ओर आ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं क्या? और इसका अगर अपन चार्ट देखें बच्चों, एक राज्य वाई कितनी जनसंख्या किस राज्य में गरीब और निर्धनता से नीचे आ रही है या जीवन यापन कर रही है। तो आज हम इतना करेंगे बच्चों, बाकी अगली कक्षा।